बच्चों अपने लोगों ने काफी चीजों के बारे में जान लिया। समतल में गति का एक और भाग है, वो है वृत्ताकार पथ पर गति या वृत्तीय गति। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वृत्तीय गति या वृत्ताकार पथ पर गति। तो हेडिंग है अपना वृत्तीय गति। या इंग्लिश में बोले हम इसे, तो इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहले सर्कुलर मोशन होता क्या है ये सर्कुलर मोशन या वृत्तीय गति? यदि कोई पिंड एक समान वृत्ताकार पथ पर या यदि कोई पिंड एक वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा होता है तो इस प्रकार की गति को हम कहते हैं वृत्तीय गति। ठीक है, तो क्या है, यदि कोई पिंड, अब ये कैसे गति कर रहा होगा, मान लीजिए ये वृत्ताकार पथ है आपका, इस वृत्ताकार पथ पर वस्तु चल रही है, कुछ इस तरीके से चल रही है, तो इसकी गति जो होगी, इस प्रकार की गति कहलाएगी वृत्तीय गति। ये होती है बच्चों वृत्तीय गति। अब ये वृत्तीय गति के भी दो प्रकार हैं। तो सबसे पहले देख लेते कि क्या थी अपनी वृत्तीय गति। यदि कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर गति कर रही हो तो वृत्तीय गति है। तो कितने दो प्रकार कौन से हैं? पहला है एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति को बच्चों कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक समान वृत्तीय गति यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या एक समान वृत्तीय गति? यदि कोई वस्तु इस प्रकार वृत्ताकार पथ पर गति करे कि वह समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो इस प्रकार की गति को हम कहते हैं एक समान वृत्तीय गति। आसान शब्दों में क्या कह सकते हैं, यदि कोई वस्तु या पिंड वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से चले तो इस प्रकार की गति को हम कहते हैं कैसी? एक समान वृत्तीय गति या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब बच्चों मैंने बोला कि वस्तु किससे चले? एक समान चाल से चले। वस्तु एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर चले। ठीक है भाई, तो ये आ गया आपकी एक समान वृत्तीय गति। तो क्या इस परिस्थिति में वस्तु का त्वरण शून्य होगा? क्या इस परिस्थिति में वस्तु का त्वरण शून्य होगा? सोच के बताइए, त्वरण a बराबर शून्य होगा या नहीं? सोचिए और बताइए मुझे कि वस्तु यहां पर जो चल रही है ये भी यहां पर भी v से चल रही है, यहां पर चल रही है, यहां पर भी v से चल रही है, यहां पर भी चाल इसकी v है, तो चाल में तो परिवर्तन शून्य, तो क्या त्वरण शून्य होगा? भाई त्वरण की परिभाषा याद करो बच्चों। त्वरण की परिभाषा ये होती है कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो यहां पर शब्द चाल आया, वेग आया, शब्द आया वेग। और वेग कैसी राशि है बच्चों? वेग आपकी राशि है सदिश। वेग एक सदिश राशि है। सदिश जैसा नाम है वैसा काम है कि सदिश का मतलब दिशा को भी लेना है। सदिश मतलब दिशा को भी लेना है। तो वेग में क्या होगा? परिमाण। तो यदि आपकी तात्क्षणिक चाल यानी कि इंस्टेंटेनियस स्पीड और तात्क्षणिक जो आपका वेग का परिमाण होता है वो दोनों बराबर होते हैं, यानी कि इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होता है। ठीक है, तो यहां पर आपके वेग का, तात्क्षणिक वेग का परिमाण में परिवर्तन नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम दिशा की बात करें तो हर बिंदु पर, मैं चाहे बिंदु P पर कहूं, बिंदु Q पर कहूं, बिंदु R पर कहूं, हर बिंदु पर वस्तु का वेग की दिशा भिन्न भिन्न है। तो दिशा में परिवर्तन है, दिशा में परिवर्तन है। और अगर दिशा में परिवर्तन है बच्चों तो हम कहेंगे कि वेग में भी परिवर्तन है, और वेग में परिवर्तन है तो त्वरण शून्य नहीं होगा। यानी कि क्या आपका
जो एक समान वृत्तीय गति हो रही है उसमें त्वरण शून्य है। नहीं, त्वरण शून्य नहीं है, इसमें त्रिज्य त्वरण होता है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होता है। इसको हम बाद में जानेंगे, आगे चैप्टर में सीखेंगे क्या है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, कैसे हमें इसकी गणना करनी है, क्या त्रिज्य त्वरण है या केंद्रीय त्वरण है, इसको जानेंगे आगे। तो इतना हमने समझ लिया। अब इसके भिन्न भिन्न बातचीत है कि भाई एक समान वृत्तीय गति के बाद कोई और सी वृत्तीय गति स्थित है। हाँ बिल्कुल है, वो कहलाती है असमान वृत्तीय गति। असमान वृत्तीय गति यानी कि यदि वस्तु इस प्रकार वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है कि उसका समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं करे, यानी कि वस्तु की चाल परिवर्तित हो रही है। वस्तु की क्या परिवर्तित हो रही है? चाल परिवर्तित हो रही है। असमान चाल से यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो इस प्रकार की गति को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? असमान वृत्तीय गति। तो बच्चों असमान वृत्तीय गति या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यदि कोई वस्तु क्या चले? असमान चाल से किस पे चल रही है? वृत्तीय पथ पर चल रही हो या वृत्तीय पथ पर चल रही हो, सर्कुलर पाथ, वृत्तीय पथ, तो इस कंडीशन में इस प्रकार की गति को असमान वृत्तीय गति कहते हैं। तो यहां पर बेटा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यानी कि हमारा जो आपका स्पर्श त्वरण कहलाता है, स्पर्श रेखीय त्वरण, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होता है, आपका त्रिज्य त्वरण भी होता है, दोनों को जानेंगे। ठीक है, तो अभी इतना आप लोग नोट कर लीजिए, आगे की बातचीत करता हूं मैं बच्चों। बच्चों बात करते हैं आप लोग कोणीय स्थिति की। कोणीय स्थिति क्या होती है? कोणीय स्थिति इसे इंग्लिश में बोलते हैं एंगुलर पोजीशन। अब बच्चों किसी वस्तु की स्थिति बताने के लिए हमें एक निश्चित बिंदु, जिसे हम बोलते हैं निर्देश बिंदु, इंग्लिश में बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट, उसकी आवश्यकता होती है। तो मैंने कह दिया ये रेफरेंस पॉइंट है, मेरा रेफरेंस पॉइंट O है, और एक रेखा मैंने खींच दी, इस रेखा को मैंने कहा यह रेखा मेरी निर्देश रेखा या रेफरेंस लाइन है, निर्देश रेखा, रेफरेंस लाइन है। तो बेटा ये मेरी रेफरेंस लाइन है। मान लो कोई वस्तु यहां पर है, अब यहां पर है तो इसका एक स्थिति सदिश होगा, ये इसका आर वेक्टर जो है, आर सदिश इसका स्थिति सदिश है। तो स्थिति सदिश निर्देश रेखा से जितना कोण बनाता है वह कोण आपकी वस्तु की कोणीय स्थिति होती है। एक बार ध्यान से समझो, निर्देश रेखा से वस्तु तथा निर्देश बिंदु को मिलाने वाला वेक्टर यानी कि स्थिति सदिश निर्देश रेखा से जितना कोण बनाता है वह कोण होता है आपकी वस्तु की कोणीय स्थिति। बहुत सिंपल है भाई बच्चों, कोई बात नहीं। अब देखो कोणीय स्थिति यानी कि थीटा जो है आपकी, ये रेडियन में ली जाती है, रेडियन। क्या बच्चों इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक रेडियन। देखिए कोण का जो मात्रक है वो तो रेडियन हो गया, लेकिन विमा क्या होगी? मैं बात कर रहा हूं डायमेंशन की। विमीय सूत्र या डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? तो इसकी विमीय सूत्र की बात करूं तो देखिए कोण क्या है बच्चों? कोण एक ऐसी राशि है जिसका मात्रक तो है लेकिन इसकी विमा कुछ नहीं है, क्योंकि ये अनुपात होती है दो लंबाइयों का, तो इसकी विमा कुछ भी नहीं होगी। और कुछ नहीं को हम ऐसे लिख देते हैं m0 l0 t0 इस तरीके से। तो इसकी ये विमा की बात हो गई, विमीय सूत्र की बात हो गई। अब आगे की बात करते हैं बच्चों, कोणीय विस्थापन क्या होगा? कोणीय विस्थापन क्या होगा और यह किस प्रकार की राशि होगी ये जानते हैं। कोणीय विस्थापन को बच्चों इंग्लिश में कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और बहुत खास चीज है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये आपको रोटेशनल मोशन में बहुत इस्तेमाल करना होता है, बहुत कुछ जानना है इसके बारे में, तो सारा सीखते हैं एक एक करके। तो बच्चों मान लो ये कोई आपकी वृत्ताकार पथ है, ये रहा वृत्ताकार पथ भाई, ये वृत्ताकार पथ है। इस वृत्ताकार पथ पर ये आपका निर्देश बिंदु O हो गया। कोई वस्तु P पर थी, P बिंदु पर थी, ठीक है। तो इसकी जो प्रारंभिक कोणीय स्थिति हो गई वो थीटा आई हो गई, और कुछ समय पश्चात, कुछ समय अंतराल पश्चात इसका जो स्थिति सदिश है वो यहां आ गया। इसका जो स्थिति सदिश है बच्चों वो यहां आ गया, ये इस पॉइंट पे आ गया। अभी पहले इसका स्थिति सदिश यहां था, उसके बाद इसका स्थिति सदिश यहां आ गया ये। तो ये इसके स्थिति सदिश का, या मैं कहूं वस्तु का जो कोणीय स्थिति है, ये अब हो गई थीटा फाइनल। तो इसका कुछ कोणीय विस्थापन हुआ होगा, वो कोणीय विस्थापन क्या हुआ वो मुझे जानना है। तो देखिए कोणीय विस्थापन ये हुआ, यानी कि जो वस्तु तथा निश्चित बिंदु या निर्देश बिंदु को मिलाने वाला स्थिति सदिश या रेखा है, या मिलाने वाली रेखा है, यह अपनी प्रारंभिक स्थिति से जितना कोणीय विस्थापन करती है या जितना कोण से ये घूम जाती है, उसी घुमाव को हम कहते हैं कोणीय विस्थापन। उसी घुमाव को हम कहते हैं कोणीय विस्थापन। तो डेल्टा थीटा बराबर हो गया थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल। बिल्कुल आसान बातचीत है। अब थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल, क्या कोणीय विस्थापन निर्देश रेखा की स्थिति पे निर्भर करता है या नहीं करता है, यह भी तो जानना जरूरी है। ये भाई अपनी रेफरेंस लाइन या निर्देश रेखा है। तो क्या इस पर निर्भर करता है कोणीय विस्थापन? मैंने कहा ये नहीं ले रहा मैं रेफरेंस लाइन, मैं रेफरेंस लाइन ये ले रहा हूं, ठीक। अब मैं ब्लू मार्कर से जितने बनाऊंगा वो मेरा बताएगा भाई इनिशियल और फाइनल, यानी कि प्रारंभिक तथा अंतिम कोणीय स्थिति। तो भाई प्रारंभिक कोणीय स्थिति मैंने यहां से नापी, ये थी, और अंतिम कोणीय स्थिति यहां से नापी, ये मेरी नई रेफरेंस लाइन है, यानी कि निर्देश रेखा है, नई निर्देश रेखा है ये। तो अभी भी देखो ये आपका क्या है थीटा इनिशियल, और ये क्या है आपका थीटा फाइनल। आपको देखने को मिलेगा कि कोणीय विस्थापन अभी भी समान है, यानी कि कोणीय विस्थापन जो है हमारा निर्देश रेखा कौन सी ली है इस बात पे निर्भर नहीं करता है, ठीक। तो क्या निर्देश बिंदु पर निर्भर करता है कि हम किस निर्देश बिंदु के सापेक्ष बातचीत कर रहे हैं या किस निर्देश बिंदु से बातचीत कर रहे हैं, क्या इस पे निर्भर करता है? इस बात को भी जानना जरूरी है। मैं कह रहा कि मेरा निर्देश बिंदु यहां ना हो के यहां होता, यानी कि इस बात को कहो प्रेक्षक या ऑब्जर्वर, प्रेक्षक यहां ना बैठ के यहां बैठा हुआ होता तो उसके लिए कोणीय विस्थापन कितना होता, यानी कि ऑब्जर्वर वो पॉइंट पर नहीं हो के यहां कहीं परिधि पे स्थित किसी बिंदु पर स्थित होता, तो क्या मेरा कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा ही रहता? बना लेते हैं और हम ज्ञात करते हैं कि क्या ऐसा संभव है। तो बच्चों देखो अब मेरा जो है ना, जो मेरा निर्देश बिंदु है या फिक्स पॉइंट है, या मैं स्थिर बिंदु कहूं, ये मेरा O प्राइम है। अब मैं यहां से देख रहा हूं भाई, तो O प्राइम से मैं देखूंगा तो क्या कोणीय विस्थापन वही आया? तो भाई O प्राइम से पहले बिंदु P का स्थिति सदिश तो ये हो गया, ये ब्लू लाइन वाला, ये हो गया भाई। और बिंदु O प्राइम से आपका Q बिंदु का स्थिति सदिश क्या होगा? ये हो गया भाई। तो क्या कोणीय विस्थापन समान है? नहीं है, अब कोणीय विस्थापन भिन्न है। डेल्टा थीटा प्राइम आप देख सकते हैं छोटा है डेल्टा थीटा से। अगर मैं यहां पास में होता तो यह कोण ज्यादा बड़ा होता, तो कोणीय विस्थापन और बड़ा हो जाता। तो आपको पता चला कि किसी एक समतल में किन्हीं दो बिंदु के लिए कोणीय विस्थापन समान नहीं होता। किसी एक समतल में
किन्हीं दो बिंदुओं के लिए कोणीय विस्थापन समान नहीं होता, लेकिन रैखिक विस्थापन समान होता है। किसी एक ही मैं स्पेस पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो वहां पर हमारा जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है या रैखिक विस्थापन है वो तो समान होता है, किंतु कोणीय विस्थापन समान नहीं होता। तो ये बात एक इंपॉर्टेंट है। निर्देश फ्रेम में किन्हीं दो बिंदुओं के लिए जो अलग अलग स्थिति पर स्थित हो, स्थिति पर स्थित हो, तो उनके लिए कोणीय विस्थापन हमेशा समान नहीं होता। ये एक बात आई भाई, बहुत बढ़िया, आसान बातचीत थी और महत्वपूर्ण बातचीत थी, जरूर नोट करिए। बच्चों जानते कोणीय विस्थापन अपनी कैसी राशि है? क्या कोणीय विस्थापन एक सदिश राशि है? क्या कोणीय विस्थापन एक अदिश राशि है? और क्या हमेशा ये ऐसा है? तो देखिए, इस बात को याद रखिएगा, यदि मैं बात कर रहा हूं 3D में मोशन हो रहा, समतल की बात नहीं कर रहा मैं, त्रिविमीय गति की बात कर रहा, 3D में मोशन हो रहा, तब छोटे कोणों के लिए छोटे कोणीय विस्थापन आपके सदिश राशि होते हैं, लेकिन बड़े कोणीय विस्थापन सदिश राशि नहीं रहते। बिल्कुल सही सुना आपने कि छोटे अगर कोणीय विस्थापन है तो वो सदिश होंगे, और अगर बड़े हैं तो हम उन्हें सदिश की तरह नहीं मान सकते, अदिश ही लेना पड़ेगा। ऐसा क्यों? छोटे के लिए क्यों? क्योंकि वह क्रम विनिमय जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो गुणधर्म है, उसका पालन नहीं करते हैं। तो देख लेते हैं, एक बार समझते हैं। देखिए मेरे पास ना दो ये मार्कर है। अब मैं क्या करता हूं, क्रम विनिमय है क्या कि θ1 प्लस θ2 वेक्टर अगर बराबर हैं, ये अगर गुणधर्म को मान रहे हैं ये दोनों सदिश राशि, तो ये आपका इस परिस्थिति में बच्चों क्या होगा? इस परिस्थिति में आपका, हाँ हम कह देंगे भाई जो हमारा कोणीय विस्थापन है ये हमारा एक सदिश राशि है। और अगर नहीं मान रहे हैं तो हम कहेंगे सदिश राशि नहीं है। तो छोटे पे मानते हैं जब कोणीय विस्थापन अति सूक्ष्म हो या छोटा हो, कोणीय विस्थापन छोटे हो, तब वह सदिश राशि माने जा सकते हैं। ये या फिर वस्तु एक समतल में वृत्तीय गति कर रही हो, तो बड़े कोणीय विस्थापन सदिश राशि की तरह लिए जा सकते हैं। भाई आसान बातचीत है, पर ऐसा क्या है भाई, जब छोटे होते हैं ना और 3D में हो रहे होते हैं, छोटे होते हैं और 3D में होते हैं, तो ये
क्रम विनिमय जो आपका गुण है इसका पालन कर रहे होते हैं, लेकिन बड़े होते हैं और 3D में होते हैं तो ये क्रम विनिमय का पालन नहीं कर रहे होते। क्या है क्रम विनिमय? कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर होना चाहिए वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए का। तो क्या ये नहीं होता क्या? देखो उदाहरण से समझो। मैंने θ1 का कि अगर मैं मार्कर को अपनी तरफ मोड़ रहा हूं तो ये कहूंगा मैं θ1 कोणीय विस्थापन, और अगर मैं राइट हैंड साइड यानी कि अपने सीधे हाथ की तरफ या दक्षिण हाथ की तरफ में इसे घुमा रहा हूं तो इसे θ2 कह रहा हूं। ठीक, तो मैं पहले क्या कर रहा हूं, पहले देखो θ1 प्लस θ2 कर रहा हूं बड़े कोणीय विस्थापन के लिए। तो θ1 मेरी तरफ, θ2 इधर की तरफ। तो अगर मैंने किया θ1 पहले किया और θ2 बाद को किया तो ये देखिए इधर की तरफ रुका। अब मैं क्या कर रहा हूं, θ2 पहले कर रहा हूं, यानी कि ये मेरे पास वेक्टर था इसको ऐसे रखा, θ2 यानी कि अपनी तरफ सीधे हाथ की तरफ करना, ये θ2 हो गया। और θ1 मैं ये कर रहा हूं, तो क्या दोनों की स्थिति समान है? नहीं, यानी कि बड़े कोण के लिए तो नहीं रहा। लेकिन अगर छोटे कोण होते तब क्या होता? जब छोटे कोण होते तब क्या होता? θ1 अपनी तरफ करना, θ2 सीधे हाथ की तरफ। तो θ1 छोटा सा ये, θ2 ये रहा। अब θ2 पहले करते हैं तो θ2 अपनी तरफ करना और θ1 ये रहा। तो आप देखिए इन दोनों की स्थिति जो है वो एक जैसी है, यानी कि इसने क्रम विनिमय नियम का पालन किया। तो यह जब कोणीय विस्थापन बड़े होते हैं, 3D त्रिविमीय होते हैं, तब आपका 3D में हो रहा होता है मूवमेंट, तब आपका हम नहीं ले सकते इन्हें सदिश राशि की तरह। लेकिन अगर ये छोटे हैं तब हम इन्हें सदिश राशि की तरह ले सकते हैं, क्योंकि उस परिस्थिति में ये क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहे होते हैं। ठीक, तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी जो कोणीय विस्थापन से जुड़ी हुई हैं। अब अगर एक वृत्त में एक ही प्लेन, एक समतल में आपका गति कर रहा है तो उस समय बड़े कोणीय विस्थापन भी हम ले सकते हैं सदिश राशि की तरह। अब कोणीय विस्थापन जब सदिश है तो इसकी दिशा क्या होगी? तो इसकी दिशा को हम समतल की बात करेंगे बच्चों। अब हम समतल में देखेंगे गति, समतल में वृत्ताकार पथ पे गति देख रहे हैं। अब आप जानते हैं उसी की बात करते हैं, अपने कोर्स की बात करते हैं ज्यादा। तो बेटा अगर आपका वस्तु एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चली, यानी कि घड़ी की सुइयों की चलने की विपरीत दिशा में चली, तो उस समय आपका कोणीय विस्थापन धनात्मक होता है तथा उसकी दिशा हम अपने सीधे हाथ के नियम का प्रयोग करके लगाते हैं। सीधे हाथ का नियम जो है उसका प्रयोग करके निकालते हैं। यदि हमारी जो वृत्ताकार पथ पे गति हो रही है वह गति हमारी घड़ी की सुइयों की चलने की दिशा में है, तो उस समय हम आपका जो कोणीय विस्थापन है ऋणात्मक लेते हैं। और दिशा हम पुनः कैसे लेते हैं? हम पुनः इसको राइट हैंड रूल यानी कि सीधे हाथ के नियम का प्रयोग करके निकालते हैं। है ना आसान चीजें? किस तरीके से निकालते हैं, क्या होगा कोणीय विस्थापन, सब जानते हैं। आप फटाफट चले इन पॉइंट्स को बच्चों नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, आपकी वस्तु एक समतल में वृत्ताकार पथ पर चल रही है। ये इस वृत्त का केंद्र है। मान लीजिए इसकी प्रारंभिक स्थिति ये थी और अंतिम स्थिति किसी समय पश्चात ये हो गई, P से Q गई। तो इसका जो कोणीय विस्थापन हुआ होगा वो क्या हुआ होगा? ये और ये। तो ये कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा जो है, अब देखिए कौन सी घड़ियों की चलने की विपरीत दिशा में गई। सीधे हाथ का नियम क्या कहता है कि अगर मैं उंगलियों को घुमाऊं चलने वृत्ताकार पथ पर जिस दिशा में गति कर रहा है उस दिशा में, तो जो मेरा अंगूठा है वो कोणीय विस्थापन की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ऐसा करने पर मेरा अंगूठा ये इस कोणीय विस्थापन की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है और ये होगा मेरा कोणीय विस्थापन सदिश। क्या होगा ये? कोणीय विस्थापन सदिश। देखिए बच्चों, कोणीय विस्थापन सदिश एक एक्सियल वेक्टर है या अक्षीय सदिश है। यह हमेशा एक अक्ष के, और जिस अक्ष के चारों तरफ वस्तु घूम रही होती है उस अक्ष के दिशा में निर्देशित होता है ये। ठीक है, तो कोणीय विस्थापन ये हो गया। अगर वस्तु बेटा आपकी घड़ी की सुइयों की चलने की दिशा में चल रही होती, यानी कि क्लॉकवाइज सेंस में चल रही होती, तो आपका ये कोणीय विस्थापन कैसा आता?
देख लेते हैं। पहले वस्तु यहां थी तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन या प्रारंभिक स्थिति कहता। बाद में वस्तु यहां आ गई तो ये मैं इसका फाइनल पोजीशन या अंतिम स्थिति कहता। कोणीय विस्थापन आपका ये हुआ। सीधे हाथ का नियम, चलने की दिशा में उंगलियों को घुमाओ, अंगूठे की दिशा कोणीय विस्थापन की दिशा को प्रदर्शित करेगा, तो वो आ गया डेल्टा थीटा नीचे की तरफ। तो ये हो गया आपका कोणीय विस्थापन। तो मैंने अब आपसे सारी बात कर ली कोणीय विस्थापन की, कब सदिश है, कब अदिश है, कब ये बराबर है, कब नहीं है, सारी बातचीत कोणीय विस्थापन की कर ली। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो मुझे जरूर बताना दोस्तों। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी बातचीत हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। सारे के सारे बिंदुओं को नोट कर लीजिए।